नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। To all our viewers in China, konnichiwa. Ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Abaru Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever the speaks for him. To all our viewers in Kerala, Swagatam. To all our viewers in Tamil Nadu, Vanakkam. And in case you haven't subscribed to the channel, please do so. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरा सब्सक्राइब कर लीजिए. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. And we are very grateful for your support. बिल्कुल। आपने जिस तरीके से हम लोगों का समर्थन किया है उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग हमें देखते हैं, कमेंट्स भी भेजते हैं, बाकी सब चीज़ भी करते हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। यू कैन वॉच अस ऑफ कोर्स ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन एक्स एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। वी आर देयर एवरीवेयर across all social media platforms. So thank you so much for your support. That's it. So the Prime Minister was here today, Pradeep ji. प्रधानमंत्री जी आज He was here. और वो मैरीटाइम सेमिनार हो रहा है, मैरीटाइम कन्वेंशन इज गोइंग ऑन, so he was there. He addressed all the new recruits and everybody else, all those boys who want to be sailors, the future sailors of the country. So fantastic. लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि ये पहली सरकार है जिसने एक्चुअली फिशरीज के ऊपर और मैरीटाइम स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेट किया है। Exactly. और सबसे पहली सरकार है जिन्होंने एक्चुअली नेवी को बोला है first they gave the navy whatever the navy wanted, including 18 new submarines and yes. God knows how many frigates and so on and so forth. INS Vikrant, the new INS Vikrant of course is now our flagship along with the INS Vikramaditya, and I believe we are in the process of constructing 2 new aircraft carriers, which is fantastic. He's given a lot of, and blue economy, he talked about the blue economy, he talked about fisheries. The blue water navy. Yes, and the need to exploit the oceans. I don't think any other prime minister ever talked about it. He said, नया jobs हमको create करना है, employment generate करना है, उसके लिए हमको ocean की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ocean wealth को explore करना पड़ेगा, fisheries को exploit करना पड़ेगा. That will be fantastic. Yes. I really and truly wish somebody in Mumbai would do that. लोग जितने मुंबई में आते हैं वो भूल जाते हैं कि मुंबई इज एक्चुअली 7 आइलैंड्स, 7 जजीरों का यानी 7 द्वीपों का बना हुआ है मुंबई। एंड वी फॉरगेट दैट वी आर सराउंडेड बाय द ओशन ऑल ओवर। राइटफुली स्पीकिंग वी शुड बी यूजिंग द ओशन रूट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग एंड मेकिंग सो मेनी फ्लाईओवर्स एंड मेट्रोज एंड दिस एंड दैट। अगर आप सिर्फ समंदर का रूट अगर आप यूज करें प्रदीप जी, आधी से ज्यादा ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। Exactly. लेकिन आई डोंट नो व्हाई वी डोंट डू इट, व्हिच इज रादर सैड in any event, but very sad. And Bachchu Kadu, the Bachchu Kadu, who was among the first to leave Uddhav Thackeray. बिल्कुल। अब वो फार्मर्स के एजुटेशन लीड कर रहे हैं नागपुर में। वो कह रहे हैं कि भाई फंड में साहब आपने जो कुछ भी आपने वादा किया पूरा करिए, सीधी बात है, और वादा पूरा करना भी चाहिए। 7-12 खुराक करने का वादा था जी। 7-12 एक्सट्रैक्ट को क्लीन करेंगे, जो भी है आपके फार्म लोन्स उसको वेव ऑफ करेंगे जी, बोला था। अब इस वादे पर मुकर गए हैं जी, मुकर गए हैं। जो फ्लड रिलीफ था, वो फ्लड रिलीफ के पूरे पैसे भी शायद कुछ तो मेजॉरिटी देना चाहिए था, वो हुआ नहीं। बहुत कम मिला है सर, बहुत कम मिला है। उन्होंने जितना प्रॉमिस किया उतना भी नहीं है। 31,000 करोड़ रुपए जो प्रॉमिस किए गए थे उसमें सिर्फ शायद 1200 या 1,500 करोड़ आया अभी तक। दैट वाज उद्धव ठाकरे जी ने चैलेंज किया था कि दिवाली से पहले 1-1 लाख रुपए तो दे दो इनको, 1-1 लाख रुपए मिलने चाहिए तो मान सकते हैं कि यू आर सीरियस, द गवर्नमेंट इज सीरियस। एक्स ग्रेशिया दे देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। The government was serious if it was giving 1 lakh before Diwali. It never happened. और दूसरी चीज क्या हुई है, बहुत बड़ी चीज हुई है प्रदीप जी, वो हम भूल गए। I'm so sorry, I should have started with that. My apologies to everybody. President Draupadi Murmu has flown in a Rafale. Now, wow, that is fantastic. And Shivangi Singh is the pilot who has flown her. शिवंगी सिंह जी ने वो हवाई जहाज चलाया। ये वही शिवांगी सिंह है। पाकिस्तान ने कहा था कि इनका राफाल हमने गिरा दिया एंड शी इज आवर प्रिजनर, ये प्रिजनर ऑफ वॉर हैं शिवांगी सिंह जी, ऐसा करके बताया उन्होंने। किन्होंने? पाकिस्तानियों ने। सो वंस अगेन वन मोर लाई ऑफ द पाकिस्तानीज has gotten exposed. I think we have
a couple of very important guests with us. Let's go straight across to them. Draupadi Murmu looks very fit there. She Oh, is yes. absolutely fit. She looks very, very fit. Yes, yes. So one more lie of Pakistan exposed. Oh God! But these guys never learn. Not that they will ever learn. I इनके think जो we should जितने stop भी- following those guys. I mean, there's They're nothing. idiots. And they enjoy needling us. with all Yes, this that's kind it. of- That's it. In fact, they want more traffic. सबसे बड़ी बात ये मैं एक बार फिर बता दूं, अगर आपने X पे या Facebook पर या Instagram पर किसी पाकिस्तानी की कोई बकवास देखी है, उसको प्लीज इग्नोर करें, उस पर रिएक्ट ना करें, क्योंकि अगर आप रिएक्ट करते हैं, the X and Instagram algorithm is built in such a way कि जितना ज्यादा रिएक्शन किसी चीज के ऊपर आएगा, उतनी ही ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस मिलेगी. तो अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट्स को इग्नोर करेंगे, तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा. In an Yes. event, that's what I think. बिल्कुल. Let's go straight across to our guests. I think we've got a couple of guests with us. Let's go to them. We have Nizamuddin Rahim साहब. निजाम साहब नमस्कार. नमस्कार सर. अरे सर नमस्कार. बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करके आजकल तो. बहुत बहुत बढ़िया. आजकल बहुत बढ़िया बोलते हैं. आपके जितने शो इतने सुपर हिट हो गए हैं कहते सर आपसे सीख रहे. हैं. मुझसे सीख रहे हैं. चलिए कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच. इतना आदर और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. लेकिन निजाम साहब भाई देखिए, मेरा ये कहना है कि जो किसी ने जो भी वादा किया हो वो पूरा करना चाहिए. अब देवेंद्र फडणवीस साहब ने वादा किया था कि दिवाली के पहले पहले सारे किसानों को जितने भी बाढ़ग्रस्त इलाके हैं महाराष्ट्र के, और तकरीबन सभी बाढ़ग्रस्त इलाके थे, उनको पूरा मुआवजा मिल जाएगा. यार अभी 31,000 करोड़ रुपए अनाउंस हुआ, अभी तक 1200 के 1500 करोड़ रुपए आया है, और उसमें से भी कितना किसानों को मिला अभी तक मालूम नहीं है. सर ये क्या है? मतलब इसमें तो मुझे नहीं लगता खेला होना चाहिए. आपको क्या लगता है सर? सर बीजेपी है, वादा ही तो करती है, पूरा कब करती है? प्रधानमंत्री कोविड से लेके मुख्यमंत्री कोविड से लेके आज तक सब वादा ही तो करते आ रहे हैं हर चीज का. कोई चीज आज तक फाइनलाइज तो हुआ नहीं ना सर. जी हमेशा उनके यहाँ कोई नई बात थोड़ी है. जब भी जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ भी बोलते हैं. ये तो किसानों का ज्वलंत मुद्दा है ना सर. वो तो ऐसा तो है नहीं कि किसान सब खाली कांग्रेस के हैं या बच्चू कड़ों के हैं. जी किसान तो पूरे राज्य का है ना सर. दुरुस्त बात. किसान अन्नदाता है, सबका है. बीजेपी का भी है, हमारा भी है, दूसरे का भी है, तीसरे का भी है. लेकिन इन सब होने के बावजूद भी अगर सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है जी और सरकार के पास फंड नहीं है, तो केंद्र से ले आए ना सर. फंड है सर, फंड की कमी नहीं है. भाई हम 40% से ज्यादा पूरे देश का टैक्स मुंबई और महाराष्ट्र से देते हैं भारत जी सरकार जी को. जी जी बिल्कुल. तो अगर हम इतना बड़े पैमाने पे टैक्सेशन कर रहे हैं, तो उस टैक्सेशन का हमारे लोगों को जब आवश्यकता है अगर सरकार नहीं देगी तो क्या मकसद है? और ये तो भयानक आपदा है ना सर. जी ये तो कोई शौक से मांग नहीं रहा है, शादी हो रही है आप पैसा दीजिए, खुशी का मामला है. ये तो गम का विषय है. अभी यही दूसरे राज्य का होता तो अब तक जो है पहुंच गया होता. दुरुस्त बात है. तो और ये सबसे तो बड़ी गलत बात काम ये कर हुई रहे है, और सबसे बड़ी बात ये हुई है, जैसे प्रदीप जी वो अपना बच्चा जो है वहां पे क्या नाम है उसका, शाहजहां अख्तर, Yes. शोलापुर में ना? शोलापुर Yes, बिल्कुल बिल्कुल. वो शोलापुर में निजाम साहब हमारे बहुत पुराने साथी हैं, हमारे साथ सहारा में हुआ करते थे. आजकल वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वहाँ पे किसानों के बीच में. शोलापुर के हैं, शाहजहां अख्तर है नाम उनका. उन्होंने जी. बताया कि 150 साल में इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई वहां पे. 150 जी. साल में इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई. मतलब वहां पे हालत ऐसी खराब है लोगों की कि पूरे के पूरे खेत जो है सारे बह गए हैं, या फिर उनके ऊपर रेत लग गई है. अब हालत ये हो गई है कि अगली फसल आप बो नहीं सकते वहां पे जब तक वो रेत नहीं निकलेगी. अगली बिल्कुल. फसल के लिए बुआई का जो सीजन है वो आने वाला है सर. अब क्या करेंगे? इसका मतलब अभी देखो खरीफ क्रॉप तो गई, सॉरी रबी क्रॉप तो गई, इसका मतलब खरीफ क्रॉप भी जाएगी. इसका मतलब बुआई का जो सीजन है खत्म हो गया. कहने का मतलब ये देखिए हुआ. सर, अब आप बोले सर. इन्होंने बहुत सारी बड़ी कंपनियों के साथ इंश्योरेंस किसानों का करने की बात की थी. जी अब तो आवश्यकता है कि ये जो फसल बर्बाद हुई है इसका भी पैसा पूरा दें और आने वाली फसल का भी कंपनसेशन पूरा दें. दुरुस्त बात. क्योंकि किसान तो उसका साधन ही वही है ना सर. आप अगर बैंक से किसी को लोन देते हैं या बैंक किसी को लोन देती है, तो ये थोड़ी देखती है कि आपको तकलीफ आ गई, ब्याज तो पूरा जोड़ के लेती है ना. जी तो सरकार किस्तों की बात छोड़ दे, सरकार तो उनका जो पैसा बनता है वो कंपनसेशन तो दे, जो खुद का कमिटमेंट है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का. प्रदीप जी आप ऐसे आइडिया लगा लीजिए कि सबसे बड़ा हिंदू पर्व दिवाली का पैसा नहीं दे सके सर. 3 महीने से लाडली बहना का पैसा बाकी है. वो नाम्बियार जी को ज्यादा पता होगा, लाडली बहना में बहुत सारा इंटरेस्ट था नाम्बियार जी का. बिल्कुल बिल्कुल. निजामुद्दीन जी, अमित शाह जी थे मुंबई में अमित शाह जी थे, बोले कि ऑपोजिशन का सुपड़ा साफ करने वाला हूं इस लोकल बॉडी इलेक्शन में.
ग्राम यही पंचायत करके हो, लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, हर चीज में आपका सुबड़ा, यानी ऐसे क्या दूरबीन से भी देखा तो दिखना नहीं चाहिए, ना कांग्रेस दिखना चाहिए, यूबीटी और जितने उनके अलाइज है कोई नहीं दिखेगा। आगे जाके यही वो आगे लोकसभा में आगे दिखा जाके बिहार में बोले एसआईआर ने जितने घुसपैठिए सबको निकाल दिया, अब वहां भी आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। निजामुद्दीन जी, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों नेता जो हैं, जिसके बारे में जो है राष्ट्र अपने उद्धव साहब ठाकरे ने जो जो शब्द उनके लिए कल प्रयोग किए हैं, दो गुजराती भाइयों के लिए, वो उन्हें सुनना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। जिस राज्य की स्थिति ये हो कि उसके पास खाने को पैसा नहीं है, बांटने को पैसा नहीं है, और उस भारत सरकार का जो गृह मंत्री है उसकी तुलना जो है वो सरदार पटेल जी से की जा रही हो, तो ये तो बुद्धि भ्रष्ट वाला मामला है ना सर। तो ये कहने के लिए तो वो सब यही कहते हैं, हमेशा जहां जाते हैं वो कहते हैं। अब तो बिहार, उनको ऐसा लग रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री स्वयं या तो खुद बनेंगे या जो है नरेंद्र भाई मोदी को बनाएंगे, क्योंकि सारी बातें वो जाकर वही करते हैं वहां। बाकी की राजनीति 20 साल में जिन लोगों ने किया वो तो हाशिए पर हैं। तो भरोसा किसका किया जाए? ये दोनों आदमियों का जो पिछला 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पर आप देखिए ना नामबिहार साहब कि उन्होंने कितना पूरा किया। 50%, 60%, 70% या 100%, वो भी जनता को पता होना चाहिए ना कि उनका प्रॉमिस क्या था। और मैनिफेस्टो में जो उन्होंने देश के सामने प्रॉमिस किया था, क्या उस मैनिफेस्टो का 50% भी पूरा किया क्या? सर मैनिफेस्टो के बारे में कोई बात नहीं करता। देखिए, गृह मंत्री ये अपना उनके जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, वो उनकी पार्टी के नहीं है, बात समझ में आती है, लेकिन सच बात तो वो कह देते हैं ना कि साहब हमारी हैसियत ही नहीं है आपको पैसा देने की। तो जब आपकी हैसियत नहीं है, सरकार में आप पैसा नहीं ला सकते, फंडिंग नहीं कर सकते, आप किसानों को नहीं मैनेज कर सकते, आप जो है त्योहारों को नहीं मैनेज कर सकते, एक मिनट सर, तो सत्ता में किस लिए है? हिंदू मुस्लिम मैं अपने पीसीआर के लोगों को बता दूं कि हम लोग अभी महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। सर एक मिनट में ये बोलिए चेंज करता हूँ सर, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही, बोलिए। Right. So Pradeep ji, as far as Nizam Sahab is concerned, he is not wrong. I mean, you have to give compensation देना ही पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर आप किसानों को compensation नहीं दे दें, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। जी दुरुस्त बात है, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। निजाम जी, बात यह है कि आज ट्रंप ने कहा कि मोदी इज अ वेरी नाइस लुकिंग गाय। निजामुद्दीन जी, ट्रंप ने कहा मिस्टर मोदी यू आर अ वेरी नाइस लुकिंग गाय, बहुत खूबसूरत दिखने वाले व्यक्ति हो आप टफ हो, बहुत मजबूत इंसान हो, आपसे मैं ट्रेड डील करूंगा, आई एम गोइंग टू डू अ ट्रेड डील विद इंडिया एंड मिस्टर मोदी। अब ट्रंप तारीफ करने लगे, अब राहुल जी क्या बोलेंगे? ट्रंप ने जब आलोचना किया तो राहुल जी ने, आवश्यकता नहीं सर, बोलने की आवश्यकता नहीं है। कल फिर एक फ्लाइट में भर के लोगों को हथकड़ियां लगा के वापस भेज दिया। जब वो ट्रंप मोदी जी की तारीफ करता है तो देश का बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। अभी तो मोदी जी को यह सोचना है कि इस तारीफ की आड़ में वो क्या क्या करने वाला है। लाखों भारतीयों को डिप्यूट करेंगे हिंदुस्तान, वो तैयारी चालू है, कर रहे हैं। वो ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये बात भी नहीं कर पा रहे हैं सर। ये तो अभी इस खुशी में है कि शायद हमारा टैरिफ कम कर दें। अरे टैरिफ कम करने के बाद जो चीजें हो रही उसका कौन जवाबदार होगा? उससे कहां तक आप भागेंगे? वो तो इनकी तारीफ करके बेवकूफ बनाता है, क्योंकि ये पढ़े लिखे तो है ही नहीं माननीय प्रधानमंत्री। जो टेलीप्रिंटर के बगैर वो बात नहीं कर सकते तो वो पॉलिसीज पर क्या बात करेंगे? ट्रंप बेवकूफ बनाता है, वो आर्टिस्ट है, कलाकार है, कलाकार। वो अपनी कला के माध्यम से मोदी जी की पीठ थपथपाता है कि मोदी जी बहुत ही अच्छे मेरे मित्र हैं, और वो मित्र के चक्कर में देश की तबाही पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन एक चीज तो है, आज जो हुआ आपको तो खुशी होनी चाहिए सर, सारे हिंदुस्तान को बहुत खुशी है। पाकिस्तान ये बोल रहा था कि शिवांगी सिंह जो एयरफोर्स की जो हमारी पायलट है, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह, पाकिस्तान ने ये कहा था कि हमने इनके रफाल को मार गिराया और वो अभी हमारे कब्जे में है, ऐसा पाकिस्तान ने बोला था। आज उन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को वो लेके गई है रफाल में, मतलब एक और झूठ जो है पाकिस्तान का पकड़ा गया है। और पाकिस्तान वैसे भी देश है जिसके ऊपर खास वैसे हमें तवज्जो देनी नहीं चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आपका कोई कमेंट है। बोलिए सर। सर मेरा कमेंट यह है कि हमारी तुलना पाकिस्तान से कहीं है ही नहीं है जी। पाकिस्तान तो डे वन से झूठ बोलता है सर। करेक्ट।
डे वन से झूठ बोलता है हर विषय पे, खाली हमारे राफेल या हमारी मिलिट्री नहीं, देश के और इश्यूज को लेकर डे वन से झूठ बोलता है। और प्रधानमंत्री जी या उनके गृह मंत्री जी या उनके लोग क्यों उसके बात पे विश्वास करते हैं, क्यों नहीं बात करने उसके ऊपर जाते हैं सर? वो अमेरिका की टक्कर में क्यों नहीं बात करते, रशिया की टक्कर में क्यों नहीं बात करते, चाइना की टक्कर में क्यों नहीं बात करते? एक चीज तो माननी पड़ेगी निजामुद्दीन रहीम साहब, हो सकता है कि हमारे कई दर्शकों को ये बात अच्छी ना लगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खत्म हो गया था। यस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं था, इट वाज इंडिया वर्सेस चाइना। ठीक है, चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन फिर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह जरूर किया था कि इंडिया वर्सेस चाइना करके भारत की इकोनॉमी को पुश दिया। वेरी सैडली जो सेकंड टर्म थी उनकी, मतलब अगर जो उन्होंने फर्स्ट टर्म में किया था वो भी सेकंड टर्म में करते तो आज भी कांग्रेस की सरकार होती, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। वो जरा डिरेल हो गए, तो अभी भी कांग्रेस को, मुझे ऐसा लगता है निजाम साहब, मुझको ऐसा लगता है निजाम साहब, मैं बार बार ये बात हर एक कांग्रेसी से हर एक से बोलता हूं कि आपको सिर्फ कीमतों पर और बेरोजगारी पर बात करना चाहिए। अच्छा आप देखिए ना, मनमोहन सिंह जी के वक्त तूर दाल जो थी वो 91 रुपए की थी ऑन एन एवरेज, आज की तारीख में 169 रुपए की है सर, 169 रुपीज तूर दाल। और बाकी दालों को देख लीजिए, बाकी सब्जियों को देख लीजिए। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ प्राइस लिस्ट पब्लिश कर दीजिए सर, आपको और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। निजाम साहब अब आप बोलें, बोलिए सर। सही, बिल्कुल सही। देखिए सर, क्या है, कुछ पॉलिटिकल एजेंडा होता है। अभी ठीक है, जो है महंगाई का मुद्दा है, ये आम जनता और व्यापारी सभी समझते हैं, लेकिन जिस तरह के भारत का जो एक नया भविष्य बनाने की ये बात करते हैं, उसमें तो पूरा एक तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना सर। अगर ये बात करके लोगों को उलझाते हैं तो दूसरी चीजों पर कोई आदमी बात नहीं करता। जो पार्टी लाइन का जो डिसीजन होता है ना सर, वो जनता तक पहुंचाने से पहले ये गलत रास्तों पर ला कर डाल देते हैं। आपने डिबेट में देखा कि हम लोग जब डिबेट में कोई बात करते हैं तो वो सीधा सीधा या तो वो ये कहेंगे कि साहब वो आप पाकिस्तान से मिले हुए हैं, या वो ये कहने लगते हैं कि साहब आप तो जो है हिंदू के विरोधी हैं, और आप उसमें फंस जाते हैं। कांग्रेस हिंदू फंस नहीं जाते सर। हमें जवाब इसलिए देना होता है कि जनता को ऐसा नहीं लगे कि हम इसमें हैं, इसलिए हमारा हमारे पास समय उतना ही होता है। समझिए आपके चैनल पे हमको ज्यादा टाइम मिल सकता है, लेकिन दूसरे चैनल वाले तो मिनट सेकंड में हमको बंद करते हैं ना, तो उनको वही चीजें दिखाई देती है कि जो हम बहस कर रहे हैं। लेकिन आज हालात बदले हैं, देश का कोई भी सरकारी जो मंत्री है, चाहे वो केंद्र में हो या इनके राज्य में हो, उसकी हिम्मत नहीं है कोई जनता को फेस कर सके। कल बिहार में मैंने देखा कि एक एमएलए को लोगों ने दौड़ा दौड़ा के कल पीटा। इसी विषय को लेके जो आप कह रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के उसको पीटा बिहार में एमएलए को। तो मेरा ख्याल है कि जनता खुद अब इतनी जागरूक हो गई है कि आपने जो मैनिफेस्टो में या जिन चीजों में आपने प्रॉमिस किया है, अगर आप 5 साल में फुलफिल नहीं करेंगे तो आने वाले हर एमएलए एमपी के साथ ये घटना हो सकती है। तो इसलिए उसे सतर्क रहने की जरूरत है। अच्छा, झूठ बोलने की परंपरा, जब आप संवैधानिक पद पर हैं और देश में डाटा मौजूद है, मिसाल के तौर पर जब मैं आपके चैनल पे डिबेट करता हूं और बीजेपी वाला कुछ कहता है या मैं कहता हूं, तो आप 2 मिनट में आप कंप्यूटर से डाटा निकाल के सामने उसी वक्त रख देते हैं। देखिए ये आप गलत कह रहे हैं, ये सत्य है। जब उनको पता है कि डाटा है और हम गलत बयान कर रहे हैं, उसके बावजूद सर उनको शर्म नहीं आती। तो देश में तो ये कितना दिन वो लोगों से छिपाएंगे? आज नहीं तो कल बाहर आएगी ना सर। आज जो कर्जा है, कितना कर्जा और लेंगे आप? अभी लेकिन ये कर्जे की बात जो है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, निजाम साहब आप भी पत्रकार रह चुके हैं, अभी भी हैं, वैसे अभी भी लिखते रहते हैं आप, दोपहर के एडिटर हुआ करते थे, दोपहर अखबार के मालिक भी थे। मैं वेरी फ्रैंकली आपको बोल रहा हूँ, ये कर्जे को लेकर के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, लोगों को फर्क पड़ता है कि भाई दूध कितने का था तब आज कितने का है, सब्जियां कितने की थी तब आज कितने की हैं, दालें कितने की थी तब आज कितने की हैं सर। और बाकी सब मटन चिकन वगैरह के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। मतलब वो तो ऐसा हो गया कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते। मुझे अभी तक याद है जब हम छोटे हुआ करते थे, दिल्ली में मटन की कीमत जो है 5.5 से 7.5 रुपए हुई थी। अरे हाहाकार मच गई थी पूरी दिल्ली में कि ये क्या हो गया। आज की तारीख में मतलब 1000 रुपए, 1200 रुपए, ये क्या है? मतलब क्या बोलेंगे सर। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम नॉट श्योर व्हाट द ऑपोजिशन इज डूइंग। आप लोग कर क्या रहे हैं? मतलब आपको वेरी फ्रैंकली कीमतों के ऊपर जरा ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये मैं मानता हूं। बोलें सर। जरूर।
जरूर Right, so But अशोक I want यादव to जी ask one more जी, thing. बार बोलिए। बार ये मोदी साहब के बारे में राहुल जी का कहना कि देखो मोदी ट्रम्प से डरता है, मोदी ट्रम्प से डरता है। आज पूरे इक्वेशन बदल गए। बीजेपी का कहना है मोदी जी को डराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और वो खड़े हैं मोदी जी खड़े हैं और ट्रम्प झुक गया। किस प्रकार से देखते हो? क्या राहुल गांधी जी झूठा पड़ गया? निजामुद्दीन जी। सर, राहुल गांधी कभी झूठा नहीं पड़ता। राहुल गांधी ऐसे लौह पुरुष की तरह बने हैं, मतलब मैं सरदार पटेल की लौह पुरुष की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब लौह धातु से ऐसे बने हैं कि उन पर मोदी और मोदी की मंडली का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि झूठ बोल बोलकर आप सच नहीं करा सकते। आज राहुल गांधी पिछले 10 वर्षों में, जब से हमारी सरकारें नहीं है, उन 10 वर्षों में जितने विषय पर बात किया है नाम्बियार जी, एक भी विषय में राहुल गांधी कभी फ्लॉप नहीं हुए हैं। चाहे वो जिस मामले में बात किया हो, और चाहे देश में बात किया हो, बाहर बात किया हो। दूसरी चीज है कि राहुल गांधी जब कोई बात करते हैं तो नाप तोल के और पूरा रिसर्च के बात करते हैं। राहुल गांधी ऐसी कोई बात नहीं करते कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, इसका ऐसे हो जाएगा, उसका ऐसे हो जाएगा। वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में ले आते हैं, सारे बड़े टॉप के मीडिया घरानों को बुलाते हैं कि देखिए ये चीजें हैं और इसका रिजल्ट ही आएगा। लेकिन अभी इसके पहले कि मैं अशोक यादव जी के पास जाऊं सर, ये भी एक बार बता दें कि 1 तारीख को लॉटरी तो फिक्स्ड है बीएमसी के बढ़ा दिया सर, आज बढ़ा दिया, उनका जीआर आ गया। दिसंबर में करने जा रहे हैं। अब कब है? दिसंबर में करने जा रहे हैं, 10 के आसपास। दिसंबर 10 के आसपास लॉटरी है। यस, दिसंबर। तो इसका मतलब इलेक्शंस विल बी इन जनवरी, कहने का मतलब ये नहीं, इलेक्शन ऑन प्रोसेस, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी जिस तरह की चीजें हैं, जिस तरह के प्रोसेस होने हैं, उनमें से बहुत सारे इलेक्शंस में जो वोटिंग की गड़बड़ी है उसको चूंकि अपोजिशन भी और यहाँ पर तो देवेंद्र फडणवीस साहब भी कह रहे हैं कि वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ी है। अकेले आप नहीं बोल रहे, सभी कहें सर, वो भी बोल रहे हैं। सर इससे पहले 15 दिन पहले तो नहीं कहते थे, अब वो बोल रहे हैं, पहले वो अब वो बोल रहे हैं, कांग्रेसी झूठ बोल रहे हैं, राहुल जी झूठ बोल रहे हैं। जी। इसका मतलब वी आर लुकिंग एट, तो बिफोर सर 1 सेकंड, आई हैव टू गो टू अशोक यादव साहब, but which means we are looking at BMC elections in around March April सर हो भी, लेकिन मार्च में, फरवरी एंड में रमजान आ रहा है, वो एक इशू बन सकता है। 14 फरवरी से रमजान स्टार्ट हो जाएगा, तो मार्च अप्रैल हो भी सकता है। आपकी बात सही हो सकती है, मार्च अप्रैल। उसके पहले तो सर वोटर्स लिस्ट अपडेट नहीं होगी, उसके पहले कैसे होगी? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकती, नहीं, क्योंकि उन्होंने जो टाइमिंग फिक्स किया है ना, उतने दिनों में 94 लाख वोटर्स का मुद्दा है जी, करेक्ट। अब 94 लाख वोटर्स को बनाना, नई लिस्ट लाना, पब्लिक डोमेन में रखना, फिर उसमें से सबका कंसर्न लेना, फिर वापस प्रिंट करना, तो ये बड़ा इशू है। 3 मंथ्स। मगर महाराष्ट्र एसआईआर का लिस्ट में नहीं है निजामुद्दीन जी। सर वो एक इशू है, वो मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग। नाम्बियार जी, वो एसआईआर का मुद्दा है जिसमें महाराष्ट्र में नहीं है, ये अलग विषय है। जी। ये तो हर इलेक्शन में करना पड़ता है सर। अगर मैं आज 18 साल का हो गया और मेरी डेट ऑफ बर्थ 18 साल की हम लेके गए हैं, तो मेरा नाम आपको इलेक्शन से पहले इंक्लूड करना है। वो जो एसआईआर है बिहार में जो हुआ वो अलग विषय है। So which means we are looking at, so which means, तो कहने का मतलब ये हुआ कि चुनाव शायद मार्च या अप्रैल में होंगे। जो हमारी लोकल बॉडी, आज और भी उन्होंने बहुत सारे जीआर भेजे हैं, मैं वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। प्लीज इसको जरूर देखें। राइट, सो लेट मी गो टू अशोक यादव साहब। अशोक यादव साहब समाजवादी पार्टी। अशोक यादव साहब, अखिलेश यादव जी की एक स्टेटमेंट आई है और उसमें उन्होंने काफी डेटा भी दिया है, और अभी जैसे वो इंसिडेंट हो गया नोएडा में, इतना घिनौना, मतलब अभी तक सर मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूं, मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है। एक 12 साल का दलित बच्चा अपना जन्मदिन मना रहा था, उसको मार दिया। सर ये क्या हो रहा है सर? यूपी में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में? जैसे अखिलेश यादव साहब ने बोला, जो पीडीए हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक जो है, उसका बहुत घिनौना शोषण हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। अशोक यादव जी, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आप बताएंगे ना सर प्लीज? देखिए, उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि जहां जहां भाजपा की रूलिंग गवर्नमेंट्स हैं, हर जगह यही है, क्योंकि इनका जो बेसिक आइडियोलॉजी ही है एंटी-पीडीए, ये दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक के उत्पीड़न के लिए ही ये भाजपा जानी जाती है। और इसी क्रम में आप देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसने उसके आंकड़ों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप अगर उसके आंकड़े उठा के देखेंगे तो दलित उत्पीड़न में, क्राइम अगेंस्ट दलित, उत्तर प्रदेश टॉप पर है।
क्राइम अगेंस्ट विमेन उत्तर प्रदेश टॉप पे है, और मर्डर में उत्तर प्रदेश टॉप पे है। तमाम ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिनको लेकर के शुमार है उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में। और अभी एक दो नहीं, तो आपने नोएडा का एक एग्जांपल दिया, अभी लगातार सिलसिलेवार विद इन 1 वीक का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो एक अभी मैं एक हफ्ते का 2-3 रिकॉर्ड आपको बता दे रहा हूं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो एमएड में एक लड़का था, वो पीडीए वर्ग से था और उसका 1474 मार्क्स था जो हाईएस्ट था, और दूसरे तरफ एक लड़की थी जो नॉन पीडीए थी, उसका मार्क्स था 1471, 1471 उस लड़की का था जो नॉन पीडीए छात्रा थी, और 1474 पीडीए छात्र का था। वो उसको न तो कॉल किया गया, न तो इनवाइट किया गया, न तो गोल्ड मेडल दिया गया। आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का नफरत उत्तर प्रदेश में बोई जा रही है कि अगर कोई पीडीए से अगर हाईएस्ट स्कोर है उसको न तो गोल्ड मेडल मिलेगा, न तो उसको इनवाइट किया जाएगा। कन्वोकेशन प्रोग्राम था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, और ये बहुत बड़ा मामला था, लेकिन सरकार और सरकार के लोग एकदम चुप। उसके बाद लखनऊ में देखिए, लखनऊ में भी इसी तरह के एक दलित जो बुजुर्ग व्यक्ति था, वो उसे पेशाब चटवाई गई मंदिर में। और बांदा में, यूपी में ही बांदा है, एक क्लास 7th का बच्चा जो पीडीए वर्ग से आता है, उसने पढ़ाई को लेकर के अपने क्लास टीचर से कोई बात किया, प्रिंसिपल आके उसको डंडे मारता है और कहता है कि तुम यादव कम्युनिटी से हो, जाकर भैंस चराओ, तुम्हारे जाति के लोग यहाँ पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। आप इन नफरत का पैरामीटर सोच सकते हैं कि कितना नफरत भरी उनके मन में। तो ये नफरत कोई एक प्रिंसिपल या सर आप ये ठीक बोल रहे हैं क्या अशोक यादव जी? ये तो पुरानी जो फिल्में होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट जो हुआ करती थी 60s की, उसमें ऐसा देखने को मिलता था। अभी भी हो रहा है क्या ये? मैं तो सर हिल गया हूं थोड़ा सा। ये सब देखिए राजू सर, ये सब चीजें आपको तो गूगल में सारी चीजें अवेलेबल है, मालूम है सर, चीज मैंने बताया, इसलिए मैं जान के आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि सर मैं वही पढ़ रहा हूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूं 21वीं सदी में एक तरफ हम दूसरा गगनयान छोड़ने वाले हैं, मंगलयान 2 की तैयारी कर रहे हैं, और यहां पर ये हो रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन सर? ये हिंदुस्तान है क्या है? ये हम लोगों ने क्या कर लिया अपने आप को? अशोक यादव जी, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? क्या दिमाग खराब हो गया हम लोगों का? सर बताइए प्लीज, लेट हिम फिनिश सर। बोलिए सर प्लीज अशोक यादव जी। देखिए वही हम लोग लगातार इस तरह की चीजें उठा रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं कि आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं, इसी मुख्यमंत्री काल में आपको 69,000 शिक्षक भर्ती वाला भी इंसिडेंट देखने को मिला होगा, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना, हाई कोर्ट ने माना, उसके बाद योगी जी ने कहेंगे नहीं कोई आरक्षण की लूट नहीं हुई है। तो अगर आप मुख्यमंत्री हैं और संत अपने आप को कहते हैं, तो न मुख्यमंत्री की कोई जाति होती है, और संत की भी अगर धार्मिक रूप से देखा जाए तो कोई जाति नहीं होती। तो लेकिन इसके बाद भी इस तरह की चीजें अगर आपके द्वारा प्रस्तुत दी जा रही हैं, तो ये बहुत ही शेमफुल है। आज के 21वीं सदी में जो आपने कहा, ये सारी चीजें अगर विदेश में, चूंकि ग्लोबलाइजेशन एरा है, ये सारी चीजें एक जगह नहीं रहने वाली, ये इसका ग्लोबलाइजेशन होता है इन सब चीजों का। लोग क्या फर्क परसीव कर रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसा जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तो ये सारी चीजें इसी तरफ दिखावा। अशोक यादव जी, अभी जी आज योगी जी आज बिहार में थे, योगी जी ने कहा, ऐलान कर दिया जो भी सनातन धर्म के खिलाफ है उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी ने अडवाणी जी के रथ यात्रा को रोका था, रथ यात्रा को रोका था, और सनातन धर्म के खिलाफ है, सुपड़ा साफ होने वाला है। जो भी ये करते हैं परिवार वाले, अखिलेश यादव जी परिवार वाले, तेजस्वी यादव जी परिवार वाले, राहुल गांधी जी परिवार वाले, तो सनातन धर्म के खिलाफ और परिवारवाद वाले सबका सुपड़ा साफ होने वाला है। योगी जी, अशोक यादव जी, देखिए प्रदीप जी, जब हम एक उंगली ऐसे उठाते हैं ना, तो 4 उंगली हमारी तरफ आती है। परिवारवाद के सबसे बड़े जीवंत उदाहरण अगर कोई है उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा अभी तो मुख्यमंत्री है, वो अपने आप में खुद परिवारवाद के जीवंत उदाहरण है। वो जिस मठ के महंत हैं, जिस मठ के उत्तराधिकारी गोरखपीठ के हैं, वो मठ उनको परिवारवाद की वजह से मिली है, लोकसभा की कुर्सी उनको परिवारवाद की वजह से मिली है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा सनातन और हिंदुत्व, देखिए जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था शिकागो में कि हिंदुत्व ये इंक्लूसिविटी सिखाता है, हमें समावेशिता सिखाता है, हमें असहिष्णुता सिखाता है। लेकिन ये जो योगी जी का हिंदुत्व है या जो भाजपा का हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व तो हमें नफरत सिखाता है, ये हमें अलगाववाद की तरफ ले जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर
सनातन और हिंदुत्व को डैमेज अगर किसी ने किया है प्रदीप जी, तो योगी जी ने किया है और भाजपा आरएसएस ने किया है, और बिहार में गिरिराज सिंह कर रहे हैं और दिल्ली में मोदी जी कर रहे हैं। तो ये हिंदुत्व और सनातन के नाम पर खुद हिंदुत्व और सनातन को डैमेज करने का काम कर रहे हैं। इस बात को हमारा समाज समझ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो परंपरा रही है, जो हिंदुत्व या सनातन, ये योगी जी ने नहीं पैदा किया है या भाजपा ने नहीं हिंदुत्व सनातन पैदा किया है। जब ये हजारों लाखों सालों से धर्म चला आ रहा है, लेकिन इन्होंने इसको मार्केटिंग किया है अपने हिसाब से, इसको मतलब पॉलिटिकल टूल बनाया है, और इसके सहारे इन्होंने समाज में नफरत फैलाया है, अलगाववाद फैलाया है और जहर बोने का काम किया है। अशोक यादव जी, बिहार में जी एक और चीज है सर, अभी सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, लेकिन फिर भी क्या है कि अभी मेरठ में दोबारा डिमोलिशन हुई, उसके पहले जब डिमोलिशन हुई थी बहुत लोगों ने सपोर्ट किया था कि बहुत अच्छा काम किया, बुलडोजर चढ़ा, और जब उन्हीं लोगों की दुकानों पे बुलडोजर चढ़ा तो अब वही लोग चिल्ला रहे हैं। सर ये क्या चक्कर है, क्या हो क्या रहा है ये मेरठ में, मतलब क्या क्या चाह रहे हैं? मेरठ इज अ वेरी, सर आई हैव बीन टू मेरठ सो मेनी टाइम्स। हाशिमपुरा मलियाना की राइट्स की जो स्टोरीज थी वो मैंने ब्रेक करी थी, ये भी आपको बता दूं 1987 में। एक्चुअली वो राइट्स नहीं थे, हाशिमपुरा में थोड़े बहुत राइट्स हुए थे, मलियाना में तो टोटल पुलिस एक्शन था, पीएसी। अब जो पीएसी थी धाएं 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 गोली चला दी थी। मलियाना ऐसी जगह है जहां पर आज तक कभी हिंदू मुस्लिम राइट हुआ ही नहीं था, हाशिमपुरा में तो हुआ था, वहां पर 24 लोगों को मार दिया गया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या चाह रहे हैं, मेरठ में फिर दोबारा दंगा हो, क्या हो रहा है सर ये? अशोक यादव जी देखिए, इस देश के न्यायपालिका के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए सीजेआई बीआर गवई साहब ने के ऊपर जब जूता उछाला गया उस वकील के द्वारा, तो उस वकील का अपने स्टेटमेंट अगर आप ध्यान करिए, उसने यही बोला था कि इन्होंने बुलडोजर कल्चर के खिलाफ इनकी बातें सुनकर के मैं बड़ा आहत हुआ। तो इस लेवल का टेम्परामेंट, इस लेवल की नफरत लोगों के मन में, और ऐसी एक सुप्रीम कोर्ट का वकील का एक लेवल होता है, एक उनका आईक्यू होता है, उनकी आइडियोलॉजी होती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जी का विरोध कर रहे हैं, तो बुलडोजर या कोई भी संस्था, अगर पुलिस ही है, अगर आप उससे 4 काम, हमारे राष्ट्रीय जी बार बार कहते हैं कि पुलिस को अगर 4 काम आप उससे गलत कराएंगे तो 5वां काम वो खुद गलत करेगी, क्योंकि फिर उसकी आदत आप खराब कर रहे हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो पुलिस ब्रुटेलिटी है ये टॉप पर है, कस्टोडियल डेथ टॉप पर है। वो इसी तरह से बुलडोजर का दुरुपयोग आप करोगे तो कहीं न कहीं ये आपको डैमेज भी करेगा बुलडोजर, क्योंकि बुलडोजर की जस्टिस कोई नैसर्गिक जस्टिस नहीं है, ये जस्टिस है शॉर्ट टर्म के लिए, एक आपको हाईलाइट होने की जस्टिस एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन इस जस्टिस का उपयोग अगर आप कर भी रहे हो, मान लो शॉर्ट टाइम आप उससे लाभ लेना चाहते हो, तो आप इसको पार्शियलिटी क्यों करते हो? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं अशोक यादव साहब, जो कुछ माफिया है उत्तर प्रदेश में, जो मुख्यमंत्री जी की जाति से ताल्लुक रखते हैं, उन माफियाओं घर बुलडोजर कभी नहीं जाता। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस तरह की जस्टिस कैसे फिर आप करेंगे? सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या है कि बुलडोजर, ठीक है आप बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं, जहां जहां पर अवैध निर्माण है वहां पे जरूर करिए, लेकिन साथ में कोर्ट का ऑर्डर तो लेके आ जाइए ना। सर योगी आदित्यनाथ जी बड़े पावरफुल चीफ मिनिस्टर हैं, दे आर इन अ मेजॉरिटी इन उत्तर प्रदेश। आपको लगता है कोई मैजिस्ट्रेट बना करेगा? जो ऑर्डर चाहिए वो ले लेंगे उनसे। एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का या लोकल कलेक्टर का या लोकल जज का, जो लोअर कोर्ट के जो जज हैं, उनसे एक ऑर्डर तो ले आइए, ये तो बिना ऑर्डर के चल रहे हैं। सर एटलीस्ट देयर शुड बी, as they say, justice should not only be done but should be seen to be done. That's all I am saying. Why don't they follow basic legality? क्या इनके कोई लीगल एडवाइजर नहीं है क्या? सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं अशोक यादव जी। नहीं देखिए, ये लीगल चीज को ये मानते ही नहीं, कानून को मानते ही नहीं, संविधान को मानते ही नहीं है। संविधान ये आरएसएस से के मतलब पृष्ठभूमि से हैं, और आरएसएस तो संविधान की प्रतियां जलाती थी। आरएसएस का अपना संविधान है, वो 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 2002 तक उन्होंने तिरंगा को एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो बेसिकली वो उनका जो मतलब बैकग्राउंड है उसी से है, तो संविधान को और हमारी न्यायिक प्रणाली को मानते ही नहीं है। ये बुलडोजर न सिर्फ लोगों के घरों पर चल रहा है, बल्कि हमारी जुडिशरी सिस्टम पर भी चल रहा है। ये बुलडोजर एक संवैधानिक मर्यादा पर भी चल रहा है। तो इस तरह के बुलडोजर जस्टिस से मैं फिर वही कहूंगा, आपको शॉर्ट टर्म के लिए लाभ मिल सकता है, राजनीतिक लाभ मिल सकता है, लेकिन इसका दूरगामी दुष्परिणाम होगा जो सबके लिए नुकसानदायक। अशोक यादव जी, नामकरण होगा, योगी जी ने कहा और भी नामकरण होगा। हमको कल्चरल और हिस्टोरिकल प्राइड को स्थापित करना है, रिस्थापित करना है। मुस्तफाबाद कबीरधाम बन गया, मुस्तफाबाद कबीरधाम बन गया, और भी ऐसे जो भी इन्फ्लुएंसेस है उस चीज को खत्म करेंगे योगी जी।
तो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? किस प्रकार से विरोध हो रहा है और विरोध होना चाहिए क्या? अशोक यादव जी। नहीं, नाम बदलने का, देखिए आप नाम बदल के कुछ नहीं बदल सकते जब तक कि व्यवस्था नहीं बदल सकते आप। और नाम कौन बदलता है? जो हारा हुआ व्यक्ति है, जिसके पास मादा नहीं है, जिसके अंदर पुरुषार्थ नहीं है। अगर आपके अंदर पुरुषार्थ है तो व्यवस्था बदलिए। नाम तो कोई भी बदल देगा। आप बेरोजगार युवकों को रोजगार नहीं दिला पाए तो उनको क्या लग दिया? आकांक्षी युवा। ये क्या तरीका भाई? उनका नाम आपने बेरोजगार से हटाकर आकांक्षी युवा रख दिया। तो इस तरह नाम बदलने से कुछ बदलने वाला नहीं है। आपको हालात बदलने के लिए प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है। आप हालात बदलिए, न कि नाम बदलिए। लेकिन नाम बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। अशोक यादव जी, अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक तो उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी है इट इज नंबर 2 महाराष्ट्र के बाद। ये बोला जा रहा है महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का जीडीपी है, उसके बाद तमिलनाडु है। मतलब इट इज ऑलरेडी क्रॉस तमिलनाडु एंड गुजरात। नंबर 2 है अभी उत्तर प्रदेश। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में नंबर 1 है। ये कहा जा रहा है कैपेक्स में पूरे देश में महाराष्ट्र को भी पिछाड़ दिया। ये कहा जा रहा है सर, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उत्तर प्रदेश का दैट विल ओवरटेक महाराष्ट्र। ये भी कहा जा रहा है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि बाकी इंडस्ट्री तो लगी रही हैं, जैसे फॉक्सकॉन वहाँ पर है ही, आईफोन वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो ही रहा है, उसके अलावा ब्राह्मोस वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। उसके अलावा अब जो नई फैक्ट्री लगने वाली है उसकी वो जो रशियन एयरक्राफ्ट है सुखोई 57E, अब वो कंपटीशन चल रहा है लखनऊ और नासिक के बीच में कि कहाँ पे लगेगी, कि सुखोई 30 वाली फैक्ट्री में लगेगी कि नई फैक्ट्री यहाँ पर बनेगी। उसके अलावा स्मॉल आर्म्स, एम्यूनेशन, और उसके अलावा जो 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन जो है वो भी बन रही है वहाँ पे। हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ है, वो मैं अपने दर्शकों को पहले भी बता चुका हूँ, उत्तर प्रदेश के लोगों को वहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली है, विच इज़ क्वाइट ट्रू बाय द वे। अब आप बोलें सर इसके बारे में, अशोक यादव। देखिए, जो जीडीपी के आंकड़े हो या जो इनके फाइनेंशियल जो चीजें बता रहे हैं इसके आंकड़े हो, या इकोनॉमी के आंकड़े हो उत्तर प्रदेश के, या हिंदुस्तान के इकोनॉमी के जो आंकड़े हैं, ये सब भ्रामक आंकड़े हैं। आप इस एक 2-3 एग्जाम्पल मैं दूंगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप दिल्ली का देख लीजिए, AQI का, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इस तरह से दिवाली के बाद 39 सेंटर हैं AQI जांचने का, 30 लगभग बंद थे, उनके आंकड़े मतलब आंकड़े आना ही बंद हो गए, ऑफलाइन हो गए। और 9 जो ऑनलाइन थे, उसमें जो सबसे बड़ा ISBT आनंद विहार में, वो जो उसके सेंसर को प्रभावित करने के लिए उस सेंटर के अगल बगल उसके मतलब पानी का छिड़काव किया जा रहा था। मतलब पूरा दिल्ली प्रदूषण से करा रही है, लेकिन वो सेंसर फील न कर सके कि वास्तव में पोल्यूशन का क्या स्तर है, इसलिए वहां पर चारों तरफ वाटर कैनन से जो पानी का छिड़काव हो रहा था। तो आप सरकार के भ्रामक आंकड़े को कल्पना कर सकते हैं? नकली जमुना जी बना सकती है सरकार, और एक मतलब प्रदूषण के आंकड़े भी फर्जी बनाती है। अभी मैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो सीरी फोर्ट स्टेडियम का, सीरी फोर्ट दिल्ली में एक जगह है, वहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा कि ये वहां पर 22-23 अक्टूबर का AQI लेवल जो है 235 से 285 था। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आंकड़ा था, CPCB का आंकड़ा था। लेकिन उसी टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब ग्लोबल ऐप एक है IQ एयर, एक ग्लोबल ऐप है, इसने जब वहां का मेजर किया पोल्यूशन रेट, तो उसका आंकड़ा निकला 2449। आप सोचिए सर, एंड दैट यूज्ड टू बी, मैं दिल्ली वाला हूं सर, मैं एक जानकारी देना चाहता हूं लोगों को। जो सीरी फोर्ट आप बता रहे हैं ना, वो एशियन गेम्स विलेज के बिल्कुल साथ में है सर। दैट यूज्ड टू बी द क्लीनेस्ट एरिया ऑफ दिल्ली, द क्लीनेस्ट एयर इन दिल्ली यूज्ड टू बी अराउंड सीरी फोर्ट। वहां पर इतनी ग्रीनरी होती थी, साथ में आगे जाकर के फॉरेस्ट है, उसके बहुत आगे थोड़ा 2 किलोमीटर आगे की तरफ चले जाएं, राइट हैंड साइड की तरफ, वहां पे आपको वो जो ग्रीन पार्क एक्सटेंशन है, वहां पे डियर पार्क मिल जाएगा, ना जाने क्या कुछ मिल जाएगा। इट यूज्ड टू बी ब्यूटीफुल। आई डोंट नो व्हाट दे हैव डन टू इट। और जहां तक यमुना का सवाल है, प्रदीप जी और मैंने उस पर बहुत काम किया है सर। आपको बता दें, एक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह साहब हैं, ही इज कॉल्ड द वाटरमैन ऑफ इंडिया। उन्होंने एक बेसिक चीज बताई थी कि यमुना को साफ करने का तरीका क्या है। वो कहा एट्स, कोई भी नदी अगर साफ होती है ना सर, जैसा आप जानते हैं अशोक यादव जी, निजामुद्दीन रहीम साहब आप भी जानते हैं, वो एट सोर्स साफ होती है। सबसे पहले आपको सोर्स पे साफ करना पड़ेगा, उसके बाद जो इंडस्ट्रियल एफल्जेंट्स वगैरह वगैरह जो हैं उनको रोकना पड़ेगा। जो मेन कॉज ऑफ रिवर पोल्यूशन इज इंडस्ट्रियल एंड केमिकल एफल्जेंट्स, इट इज नॉट ह्यूमन सीवेज। ह्यूमन सीवेज फिर भी क्या होती है, वो बायोडिग्रेडेबल होती है, वो ऑब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन
जो केमिकल और इंडस्ट्रियल एफल्जेंट्स हैं, जब तक आप उनको रोकेंगे नहीं, कहां से आपकी यमुना साफ होगी या गंगा साफ होगी? आप सर, यमुना इज रीचिंग दिल्ली आफ्टर हरियाणा, आफ्टर सो मेनी अदर स्टेट्स, उसके बाद जाके दिल्ली में आती है। आप वो जो बाकी स्टेट्स हैं उनको आप ले नहीं रहे, सोर्स के ऊपर आप साफ नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद दिल्ली में आप क्या साफ सफाई करेंगे? आई थिंक दिस इज क्या है कि दीज आर वेज ऑफ मेकिंग मनी। बहुत आसान तरीका होता है रिवर को साफ करने का कि यू लीव द रिवर अलोन, रिवर क्लीन्स इटसेल्फ। बट हाउ विल यू मेक मनी देन? आप पैसे कैसे कमाएंगे आप अगर आप इफ यू जस्ट लीव द रिवर अलोन? जैसे गंगा जी जो है, बाय द वे, ये आपको बता दूं, आज की तारीख में जो गंगा का पानी अलग अलग डैम्स में अलग अलग जगह पे रोका हुआ है ना, उसका 50% भी आज आप गंगा में छोड़ दीजिए, एंड यू लीव द गंगा अलोन। एक साल के बाद गंगा वुड हैव क्लीन्ड हरसेल्फ। द गंगा इज अ लिविंग बीइंग, इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू डोंट क्लीन द गंगा बाय दीज केमिकल मेथड्स, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसमें कुछ पैसे नहीं बनते किसी के सर। अशोक यादव जी, गोमती रिवर रिवाइव करने का योगी जी ने संकल्प लिया है। बोले 18 महीने के अंदर पूरा गोमती रिवर को मैं रिवाइव करूंगा ना। ये क्या आपको चुनावी स्लोगन दिख रहा है कि इजरायली इंप्लीमेंटेशन में योगी जी कह रहा है कि हमारा हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है, जो बोला है हमेशा कर दिया है। जैसे आज उन्होंने शुगर केन फार्मर्स को शुगर केन का 30 रुपीज पर क्विंटल बढ़ा दिया। शुगर केन खरीदने में 3000 करोड़ सरकार और खर्च कर रहे हैं, और अयोध्या को वर्ल्ड स्पिरिचुअल कैपिटल बनाने का संकल्प लिया योगी जी ने। यानी ये सब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स सिर्फ चुनावी घोषणा है कि आप सचमुच लगता है कि योगी जी कर पाएंगे? देखिए, योगी जी के बॉस, या आप कर सकते हैं भाजपा के बॉस मोदी जी ने 2014 में, आपको याद होगा, जब अपना इलेक्शन कैंपेन बनारस से शुरू किया था, उन्होंने क्या कहा था कि न मैं आया हूं न मुझे भेजा गया है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। उस मां गंगा की स्थिति आज क्या है? आप महाकुंभ के दौरान सीपीसीबी के आंकड़े और उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों को लेकर के, सीपीसीबी कुछ और आंकड़े दे रहा था, उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कुछ और आंकड़े दे रहा था। तो जब महाकुंभ के दौरान जब वहां पर बैक्टीरिया का लेवल, पोल्यूशन का लेवल जो कई गुना था मानक से, इकोलाई बैक्टीरिया जो कि बहुत ही घातक बैक्टीरिया होता है, इस तरह के बैक्टीरिया वहां पर पाए गए, तो वो गंगा नदी की स्थिति आज कितना खराब है। और हाई कोर्ट ने भी कई बार बोला कि गंगा सफाई अभियान का पैसा ये जो है लूटा जा रहा है। हाई कोर्ट ने भी इस पर कमेंट किया था। सर, शुरू से आज तो तक जब गंगा जी को, आप हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी हैं, उसको योगी जी की सरकार नहीं साफ कर पाई और पैसे सब लूट गए, तो जमुना उसको गोमती को क्या साफ करेंगे आप? अच्छा अशोक यादव जी, ये बताएं सर, ये सवाल मैं हर एक से पूछता हूं जो भी समाजवादी पार्टी का यहाँ पर आता है, बीजेपी का यहाँ पर आता है, उत्तर प्रदेश से। निजामुद्दीन रहीम साहब, सुनने वाली बात है, कल परसों आपके सामने भी ये बात हुई थी शायद। सर, जो अयोध्या में 26 के 28 लाख दिए जो जलाए गए, वो क्या जो लोकल कुम्हार थे, प्रजापति समाज था, उनसे खरीदे गए या गुजरात से मंगाए गए? पूछ रहा हूं आपसे। ये देखिए, लोकल परचेजिंग को लेकर के हम लोगों के पास तमाम रिपोर्ट्स है। लोकल परचेजिंग वहां पे ना के बराबर हुई। इस बार जो अयोध्या हुई है, मतलब अयोध्या के जो कुम्हार हैं उनसे नहीं खरीदे गए। बिल्कुल, वहां पे हम लोग के पास वीडियो फुटेज है, हम लोगों के पास तमाम वहां के यूट्यूबर्स वाले जो चैनल वाले बेचारे, वो खबर निकाल के हम लोगों को भेजते हैं, और वहां के लोग रो रहे हैं कि बहुत दिन से हम लोग तैयारी किए थे कि दिवाली में हमारा दिया जो दीपक बिक जाएगा, नहीं बिका। सर, अगर 28 लाख दिए वहां के लोकल कुम्हारों से, जो पॉटर्स जो हैं बेचारे, उनसे अगर आप खरीद लेते तो आज सबकी नैया पार हो जाती, बहुत बढ़िया दिवाली बनती सबकी। और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए अशोक यादव जी, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापना किया था, 28 लाख दिया जलाना, और उतने ही बड़े संख्या में वर्ल्ड रिकॉर्ड आरती जो परफॉर्म किए वहां पर। क्या ये सच है? योगी जी का कहना 2 कीर्तिमान वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने स्थापित किया है यहाँ पर अयोध्या में। और जब वो कहते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड स्पिरिचुअल सेंटर बनाएंगे, इसमें कुछ आपको कहां, बिकॉज राम मंदिर तो है वहीं पर। अशोक यादव जी, नहीं देखिए, योगी जी ने क्या मतलब, पूरी भाजपा के एक आइडियोलॉजी है कि हम लोग मानते हैं कि धर्म आस्था के विषय है, ये सब आस्था का विषय है, लेकिन भाजपा मानती है कि धर्म व्यापार का विषय है, और वो पॉलिटिकल व्यापार, आर्थिक व्यापार और रिकॉर्ड स्थापित करने का व्यापार, इस तरह का वो धर्म को एक टूल बनाती है भाजपा, और उस टूल का इस्तेमाल कर करके, उस सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके सत्ता के शीर्ष तक पहुंचती है। ये बेसिक डिफरेंस है। और इसी को लेकर के अयोध्या में
आपने देखा होगा जब दीपोत्सव खत्म हुआ उसके बाद हजारों की संख्या में जो गरीब लोगों के घर के लोग आके बाल्टी में दीपक का तेल पलट रहे थे। ये क्या था? असली दीपावली या असली जो सेलिब्रेशन किसका था? ये सेलिब्रेशन सिर्फ सरकार का था, आम जनमानस का सेलिब्रेशन नहीं था। अगर आम जनमानस का सेलिब्रेशन रहता तो दीपक में जो तेल अधजला तेल कितना गंदा होता है, उस तेल से सब्जी बनाने के लिए अयोध्या वासी जाकर के वहां पे तेल इकट्ठा कर रहे थे। इससे ज्यादा मार्मिक दृश्य नहीं हो सकता। और ये गिनीज बुक या जो आपने बताया, ये जो दीपोत्सव हुआ था, ये भगवान राम का वेलकम करने के लिए नहीं हुआ था, या अयोध्या को सजाने के लिए नहीं हुआ था। इसका बेसिक टारगेट था सरकारी पैसे से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में योगी जी का, सरकार का नाम आ जाए, योगी जी का ब्रांड हो जाए। योगी जी की ब्रांड को चमकाने के लिए ही 2 डिप्टी सीएम उनका दिवाली खराब कर दिया इन लोगों ने। पाठक जी और केशव मौर्य जी, उनकी दिवाली काली कर दिया योगी जी को ब्रांड बनाने के चक्कर में। तो ये मतलब बेसिकली ये योगी जी को ब्रांड बनाने के लिए, वो जरा समझाया जाए, साबित करने के लिए था। पाठक जी और मौर्य जी की दिवाली कैसे खराब हुई सर, वो जरा समझाया जाए कैसे, मतलब समझ नहीं आया। देखिए, जो विज्ञापन जारी हुआ था राजीव जी, जो सरकारी विज्ञापन जारी हुआ था उसमें किसी का नाम नहीं था। न तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी का नाम था, न तो ब्रजेश पाठक जी का, इवन गवर्नर जी का नाम भी नहीं था, आनंदीबेन पटेल जी का भी नाम नहीं था उसमें। सिर्फ और सिर्फ योगी जी को ब्रांड बनाने के लिए सिर्फ योगी जी का नाम था, और उसके बाद मोदी जी का नाम था, भाजपा का नाम था। ये स्थिति है वहां पर। तो ये बेसिकली जो दीपोत्सव का इस्तेमाल उन्होंने किया अपनी छवि को चमकाने के लिए, पॉलिटिकल गेन करने के लिए। उनकी आस्था धर्म में नहीं है, न तो भगवान राम में है। भगवान अशोक यादव जी, जो आप अभी बोल रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस उनके लिए, जो आप अभी बोल रहे हैं, और उसके पहले निजामुद्दीन रहीम साहब कांग्रेस के जो हैं वो बोल रहे थे। अब ये चीजें जो हैं आजकल तो छुपती है नहीं सर, सोशल मीडिया इतना ज्यादा फैला हुआ है, आप चैनल्स पे जो मर्जी दिखा दीजिए। अब तो ऐसा है नहीं, आप जानते ही हैं सर कि बड़े बड़े चैनल जितने भी हैं, कॉर्पोरेट चैनल जितने भी हैं, उन पे आप जो मर्जी दिखाते रहिए, आखिर में लोग जो हैं अपने फोन पर ही जाते हैं देखने के लिए कि असलियत क्या है। लेट्स बी वेरी क्लियर कि बड़े बड़े चैनल्स की क्रेडिबिलिटी जो है वो तकरीबन 0 है अभी, मैं ये मान करके चलता हूँ, विच इज सैड। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन है, अब जो है सो है, क्या करेंगे। अब आपने हरकत ही ऐसी करी है तो क्या करोगे, सीधी बात है। तो मतलब सच बोलना चाहिए ना, जो भी सच हो, कड़वा हो सच हो, लेकिन सच सच होता है सर। मेरा ये कहना है कि अगर आप जो बोल रहे हैं वो सच है, और उसके पहले निजाम साहब जो बोल रहे हैं वो भी सच है, तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे बिहार के अंदर है, बिहार के अंदर फिर उनको जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या लगता है आपको अशोक यादव जी? नहीं, देखिए, बिहार का जो टेस्ट है, बिहार का जो कल्चर है, आपको भी पता होगा कि बिहार सोशल जस्टिस के लिए जाना जाता है और बिहार सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता है। लेकिन वहां पर बिहार के कलर को चेंज करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को उतारा गया है। गिरिराज सिंह जो कि कपड़ा मंत्री हैं, लेकिन कपड़ा मंत्री होते हुए लोकतंत्र का कपड़ा उतार रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं मुसलमान समाज के खिलाफ, ये नमक हराम है। आप बताइए, ये कैबिनेट मंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। योगी जी जाकर वहां पे कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं। तो बिहार चुनाव को जीतने के लिए ये हर तरह का मतलब एक्सपेरिमेंट करेगी भाजपा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपके राज्य महाराष्ट्र में शिंदे को एक कंधा यहां से मिलने वाला है, जिसके कंधे पे सर रख के नीतीश जी शिंदे के कंधे पर सर रख के रो लेंगे, शिंदे नीतीश जी के कंधे पर सर रख के रो लेंगे। क्योंकि दोनों का मतलब शिंदे के साथ एक नया शिंदे के यहाँ बिहार से क्रिएट करके भेजा जा रहा है। शिंदे जी अब अकेलापन नहीं महसूस करेंगे, इस बात की गारंटी हमारी कि लेकिन शिंदे जी का तो टोटल सपोर्ट है सर। आप शायद पूरी राजनीति शायद समझते नहीं है महाराष्ट्र की। शिंदे जी को टोटल सपोर्ट है मोदी जी का और अमित शाह जी का, ये आपको बता दें। आज की तारीख में एकनाथ शिंदे साहब जो हैं, ही इज इवन मोर पावरफुल देन द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो जरा इनसिक्योर अगर किसी से फील करते हैं तो शिंदे जी से करते हैं। अगर अमित शाह जी को कोई काम कराना होता है तो शिंदे जी को फोन जाता है, तो एकनाथ शिंदे जी उनके काम करते हैं। ये भी आपको सीएम नहीं बनाएंगे, बस सीएम नहीं बनेंगे, बाकी फुल सपोर्ट है। क्योंकि सर बीजेपी की सीट्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे, सीधी बात है। और लेकिन जहां तक के उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, अगर जो आप बोल रहे हैं ठीक है, और वो अगर बात फैल गई हर जगह पे, फिर तो अखिलेश यादव जी को कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए 2027 के चुनाव में, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अनलेस योगी जी परफॉर्म्स अ मिरेकल, अनलेस योगी जी परफॉर्म्स अ मिरेकल। देखिए राजीव जी, लोकसभा के चुनाव का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आप 62 से 33 सीट पर जो योगी जी बिहार चुनाव जिताने के लिए जा रहे थे, वो अपना खुद का लोकसभा में क्या स्थिति थी इनकी। इनके जो सबसे बड़े महामानव, नॉन बायोलॉजिकल मानव, जो वहां काशी से लड़े थे, बनारस से लड़े थे, 3,27,000 वोट उनके कम हो गए। जो सबसे बड़े जो सुपर बॉस है भाजपा के, उन सुपर बॉस का 3.25 लाख वोट कम हो गया। सर उसका एनालिसिस, उसका असली एनालिसिस कभी आएगा क्या कि वो जीत कैसे गए सर?
मैं बहुत बड़ा फैन हूं मोदी जी का, लेकिन वो जीत कैसे गए वेरी फ्रैंकली? कभी उसकी सच्चाई सामने आएगी क्या? क्योंकि पहले तो लग रहा था कि यहां तो मुश्किल होने वाली है, वेरी फ्रैंकली बहुत नहीं मुश्किल देखिए, होने वाली है। सरकार बदलेगी तभी ये चीज क्लियर हो पाएगी। वो जी। एक तरह से हारा हुआ चुनाव था, किसी तरह से मोदी जी को गंगा नदी पार कराई गई, वो हारा हुआ चुनाव था उनका। और समझिए कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कई सीटें थी जिनको जबरदस्ती पार कराया गया। सर एक तो आपके जो पोस्टल बैलेट थे वो तो पूरे काउंट नहीं किए गए। इस बार आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। और निजाम साहब, जो बिहार में जो आपका यूनिट है कांग्रेस का, उसको तो बहुत सतर्क रहना पड़ेगा सर। इस बार तो पोस्टल बैलेट सबसे पहले काउंट किए जाते हैं बिहार के अंदर। पिछली बार क्या हुआ, पोस्टल बैलेट आखिर में काउंट किए गए। यूजुअली ट्रेडिशन ये होता है कि जो पोस्टल बैलेट होते हैं जो बाहर से आते हैं, स्पेशली फौज के, सरकारी मुलाजिम होंगे, जो लोग बाहर पोस्टिंग वगैरह पे हैं, उनके पोस्टल बैलेट सबसे पहले काउंट किए जाते हैं। बिहार में उल्टा हुआ था पिछली बार। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जो कांग्रेस के लोग हैं और आरजेडी के जो लोग हैं वो बहुत सतर्क रहेंगे। निजाम साहब बोलिए सर। सर बिहार की जनता खुद इतना सतर्क हो गई है कि उसने इतनी कुछ चीजें देख ली है कि अब उसको किसी की मदद की जरूरत ही नहीं है, वो अपना फैसला इनको सुना देगी। दूसरा, अभी आपने कहा कि उनको कांधा मिलने वाला है, तो कल आपने फडणवीस जी का बयान सुना होगा। कल देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि हम कारपोरेशन में 150 सीटें जीत रहे हैं, हमको किसी की आवश्यकता ही नहीं। जी बोला। तो झगड़ा तो उन्होंने शुरू कर दिया। शिंदे जी की जगह थोड़े दिन के बाद जेल में है, बिल्कुल परफेक्ट मान के चलिए, क्योंकि सरकार जिस दिन भी बदलेगी इनके सारे कारनामे अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि अब ये कारनामे कोई छिपे नहीं है, फाइलों में बंद पड़े हैं, बस उतना ही है। सब कारनामे हो चुके हैं, वो सब दिख रहा है, पब्लिक डोमेन में भी आ रहे हैं, और लोगों ने उसकी प्रतियां निकाल कर रख ली हैं, आरटीआई डाल दिया है, सारी चीज रेडी है। 2029 तक ऐलान किया है देवेंद्र फडणवीस जी ने, मैं इधर से हटने वाला नहीं। निजामुद्दीन जी, कितने भी आप काम करो। वो तो मोदी जी और उनके नड्डा गड्डा जी जो हैं वो तो 2047 तक बता के आ गए, जब तक वो खुद भी नहीं जिंदा रहने वाले। 2047 तक सर, ये तो क्या है कि धर्म सारा इन्हीं के हिसाब से चलता है। ये तय करते हैं कौन कितना दिन जिएगा। लेकिन सर मैं आपको फिर बोल रहा हूँ निजाम साहब, आप क्या है कि बीजेपी के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। बीजेपी डाइवर्ट कर लेती है। अभी क्या शैलेश पांडे जी किसी कारणवश नहीं आ पाए, नहीं तो शैलेश पांडे जी और आपके बीच में जबरदस्त बहस होती है, ज्यादातर मजा आता है बहुत, और लोग बहुत मिस कर रहे हैं उनको कि निजाम साहब और शैलेश पांडे जी की बहस नहीं हो रही। आज क्या हो रहा है ये सर? क्या है कि अगर आप, मैं कहता हूं कि सिर्फ आंकड़ों पर ही बात करें, सरकारी आंकड़ों पर ही बीजेपी को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। लेकिन आप लोग बात नहीं करते। जैसे अशोक यादव जी ने बताया कि क्राइम इतना हुआ, ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से अगर आप लोग भी बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या है कि आप अगर आइडियोलॉजिकल चीज पे अगर बात करेंगे ना, तो सीधा आपके ऊपर लांछन लगता है कि ये देखो, ये टोटली प्रो मुस्लिम है, एंटी हिंदू है। सीधी बात है सर। अगर आप नौकरियों में बात करें, आप कीमतों में बात करें, वो तो हर एक को इफेक्ट करती है ना सर। मैं सीधी आपको बात बोल रहा हूं, हर एक को इफेक्ट करती है। और जो कुछ भी अभी जैसा अशोक यादव साहब ने बोला कि गिरिराज किशोर साहब और जनाब हमारे बड़े अच्छे मुख्यमंत्री, जो एक जमाने में बहुत अच्छे आदमी हुआ करते थे, आई रिमेंबर हिम, ही वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन व्हेन आई वाज इन सहारा। आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिम व्हेन ही यूज्ड टू कम टू सहारा शहर। आई हैव टेकन केयर ऑफ हिम एटलीस्ट 2 or 3 टाइम्स। वो जोक किया करते थे, बड़े चुटकुले सुनाया करते थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। अब उनको क्या हो गया मुझे मालूम नहीं है, बहुत गंभीर हो गए हैं वो। क्या है सर, बिहार के अंदर जाकर के अगर आप इस तरीके से एंटी मुस्लिम बात करेंगे तो 17.7% वोट्स हैं मुस्लिम्स के बिहार में, यू कांट इग्नोर इट। और वो सारे के सारे अगर एक तरफ हो गए आरजेडी की तरफ, तो गुड मॉर्निंग हो जाएगी सर। निजामुद्दीन रहीम साहब, सब हो रहा है, अभी सब दिखने लगा है सर। अब जो मुस्लिम वोटों का बंटवारा करके दोनों पार्टियां अलग कर लेती थी और बीजेपी को उसका बेनिफिट मिलता था या उनके कैंडिडेट्स को मिलता था, वो दौर अभी चला गया। अभी वो दौर, वहां लोग, वो जो बच्चे हैं उनको दिख रहा है, क्योंकि बेरोजगारी, अब नौजवानों के की हालत बिहार में क्या हो रही है वो सब खुलकर है। दूसरी चीज, वोट नहीं बटे उसका पूरी व्यवस्था जो है इस बार इंडिया गठबंधन ने किया है। तो ये भी कहा जा रहा है, आखिरी सवाल सर आपसे ये, आप देख लीजिए, अखिलेश जी ने वहां चुनाव नहीं लड़ा जी, अपने लोगों को नहीं लड़ाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा, उन्होंने अपने लोगों को नहीं लड़ाया, करेक्ट। बहुत सारी चीजें, उसका एक बड़ा कारण यह है कि इंडिया गठबंधन ने ये डिसाइड किया है कि जितनी ताकतें इस तरह की हैं जो देश को बर्बाद कर रही हैं, उनको साइड रखने के लिए हमें जरूरी है। झूठे वादे, निजामुद्दीन जी, झूठे वादे से बीजेपी का कहना है लोग फंसने वाले नहीं है। जैसे तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हर घर को एक सरकारी नौकरी दूंगा। अमित शाह जी ने आंकड़े किए, पूरे बिहार के बजट है 3 लाख करोड़।
ये सरकारी नौकरी देने के चक्कर में 12 लाख करोड़ का खर्चा, ये 9 लाख करोड़ कहां से लेके आएंगे? अमित शाह जी का पूछना है। दूसरा, वक्फ बोर्ड पे जो गलत आप लोगों को समझा रहे हो कि वक्फ बिल को फाड़ के कचरे के डब्बे में डाल देंगे, ये असंभव है। ये कैसे संभव है? सर सब चीज संभव है। ऐसा है कि जो हमारे यहाँ जो बातें होती है ना, हमारी 3 सरकारें बनकर आई हैं, हमने जो अपनी जनता से, उन राज्यों की जनता से प्रॉमिस किया था, आपके पास इंटरनेट पे अभी दिख जाएगी। हमको बाहर बात करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने तीनों जगहों पर अपनी सरकारों को फुलफिल किया है, तो बिहार में जो तेजस्वी कह रहे हैं या अखिलेश जी कह रहे हैं या राहुल जी कह रहे हैं, वो 100% हम करने वाले हैं। हमें मोदी जी से सीखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सारे एक्सपर्ट्स हैं, हम उनको। लेकिन एक चीज बताइए निजाम साहब, बट वक्फ बिल कैसे, जो कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट में क्लियर किया है, उस चीज को आप कह रहे हैं कि डस्टबिन में डाल देंगे? आप फिर सुनिए, वक्फ बिल जो है राज्य सरकार का विषय नहीं है सर, ये केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट का विषय है। उनमें से जितनी चीजें हमारी लड़ाई जारी है। हम जो है अभी 16 तारीख को, इसी 16 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर पर रामलीला ग्राउंड भरेंगे। वो एक प्रोसेस अलग है। वो आपको हिंदू मुस्लिम का चश्मा दिखाकर बीजेपी ये कहना चाहती है देखो हिंदू भाइयों, वो मुसलमानों के लिए ये करेंगे। वहां हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है सर, वो बोर्ड का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में बात करो ना। तो सर आपसे एक सवाल है निजाम साहब, चलिए वक्फ का क्या होगा क्या नहीं होगा, जो वक्फ के लॉ में खामियां थी वगैरह, लाइक वक्फ बाय यूजर एटसेट्रा एटसेट्रा, वो वेरी फ्रैंकली देयर वाज ओनली वन थिंग। मैं बहुत फ्रैंकली आपको बात बता रहा हूं कि वक्फ का जो लॉ जो लाया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त, उसमें सिर्फ एक ही चीज थी जो खटकती थी, वो थी वक्फ बाय यूजर। वो बाहर कर दीजिए, बाकी वक्फ बोर्ड से किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वक्फ बाय यूजर में तो कितनी वहां के बेचारे मुसलमानों की जो जमीन है वो हड़प ली लोगों ने, और अब वो कौन कौन लोग हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और किन किन लोगों ने, निजाम साहब, हमारे यहाँ महाराष्ट्र के ही अपने अपने घर बने, वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हुआ करते थे, वक्फ बोर्ड के ट्रस्टी हुआ करते थे, आप भी जानते हैं उनको, उन लोगों ने नाम खराब किया है वक्फ बोर्ड का। खैर वो अलग बात है, उसके ऊपर कभी और बात करेंगे और नाम लेके बात करेंगे। आप नाम मत लीजिए, मैं ले सकता हूं, और मैं जानता हूं उन लोगों को, मेरे दोस्त हैं सब लोग। सर जिनके पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, उनकी मर्सिडीज आ गई वक्फ के मेंबर बनने के बाद। अरे छोड़िए सर, क्या बात कर रहे हैं आप। और दूसरी चीज क्या है, लेकिन मेरे एक चीज मुझे खटक रही है, मैं चाहूंगा उसके बाद अशोक यादव जी भी इसके ऊपर जरा कमेंट करें। निजाम साहब, पिछले 1.5-2 महीने से राहुल गांधी जी बिहार जा ही नहीं रहे, क्या तेजस्वी यादव जी ने उनको बोल दिया कि आप बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं? अरे सर ऐसा नहीं है, उनके सारे प्रोग्राम आप देखिए, पहली बार कांग्रेस बहुत सीरियसली बिहार को लड़ रही है। सारे बड़े राहुल गांधी जी कहाँ हैं? आ जाएंगे, अभी आप देखना 2 दिन के बाद राहुल प्रियंका की लगातार रैलियां हैं। आज तो प्रियंका जी उधर है वायनाड में शायद। नहीं, तो देश के नेता है, खाली बिहार के नेता तो है नहीं दोनों जी, दोनों सिर्फ बिहार के नेता नहीं है ना सर, तो लगातार रैलियां हैं सब। लेकिन एक चीज के ऊपर, इसके पहले कि मैं अशोक यादव जी के पास जाऊं, चलिए तो ठीक है, इसका मतलब राहुल गांधी जी वहां पर जाएंगे। जाने के पहले एक चीज के ऊपर तो आपको मोदी जी की तारीफ करनी पड़ेगी, भले आप करें या ना करें वो दूसरी बात है, लेकिन करनी तो पड़ेगी। इजिप्ट में शर्म अल शेख में ट्रंप साहब ने सीज फायर अनाउंस कर दी, किसकी, हमास और इजराइल के बीच में। ना वहां पे इजराइल मौजूद, ना हमास मौजूद, और आज कल फिर बमबारी हो गई, इजराइल ने फिर अटैक कर दिया, आज फिर अटैक कर दिया है। तो मतलब मोदी जी ने अच्छा काम किया ना, नहीं गए वहां पे, और वो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भेज दिया। ऐसा है, वो जाए या ना जाए, मोदी जी के ऊपर वो अटैक करते रहते हैं। जब सिंदूर हुआ उन्होंने कह दिया हमने बंद किया, और 50 बार कह दिया, इन्होंने एक बार भी नहीं कहा। अधिकारी सर कह दिया ना सर, अरे आप भारत के प्रधानमंत्री सर कितनी बार स्वयं कहिए ना सर, तू मैं क्यों करना है ट्रंप साहब के साथ? अरे सर सवाल तू मैं का नहीं है सर। शी जिनपिंग ने एक बार भी बोला, अच्छा ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, शी जिनपिंग ने एक बार भी एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए चेयरमैन शी जिनपिंग की ट्रंप के खिलाफ? उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। उनके जो डेप्यूटीज हैं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो बोलते हैं। शी जिनपिंग साहब ने एक बार भी कुछ नहीं बोला, तो मोदी जी इज फॉलोइंग दैट एंड आई थिंक ही इज डूइंग अ वेरी वाइज। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारा विषय और शी जिनपिंग का विषय अलग अलग है सर। हम युद्ध करने गए थे, हम युद्ध करने गए, हमारे लोग लड़े मरे, हमने मारा। सर हमारा एक भी नहीं मरा, मारने नहीं गया, एक भी नहीं मरा, एक सर एक बंदा जख्मी हुआ था हमारा, और हाँ एक बंदा मरा, एक हमारा अग्निवीर मरा सर। अदरवाइज वी हैव लॉस्ट नथिंग, अदरवाइज वी हैव लॉस्ट नथिंग सर। गुरु अशोक यादव जी, हलाल सर्टिफिकेशन, योगी जी का बड़ा कैंपेन चला है हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ। उन्होंने कहा मिसयूज ऑफ फंड्स फॉर टेरर
टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड फॉर रिलीजियस कन्वर्जन। अशोक यादव जी एक कैंपेन चलाया है, हलाल सर्टिफिकेशन जरूरत नहीं है, योगी जी का कहना है, और इस पे चंगूर बाबा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो योगी साहब कह रहे हैं कि हमने उठा के उनको डाल दिया अंदर। तो ये होने नहीं देगा योगी जी उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन। अशोक यादव जी नहीं, हलाल सर्टिफिकेशन ये योगी जी का मैटर ही नहीं है, वो जबरदस्ती उसमें टांग फंसा रहे हैं। ये मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट का है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अगर मैं तो कई जगह बोला कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैसियत हो तो एक सर्कुलर जारी करे कि जितने भी एफएमसीज कंपनियां हैं या जो भी कंपनियां इस तरह का हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट विदेशों में बेचती हैं, सबको ऊपर बैन लगा दें। पतंजलि वाली दुकान बंद हो जाएगी। सबसे ज्यादा तो सर्टिफिकेशन पतंजलि वाले बाबा जी की कंपनी करती है। जितने भी गल्फ कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट बेचती है सब हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचती है। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, योगी जी उसमें टांग फंसा रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि उसको बंद कर दें। भारत की इकोनॉमी का क्या स्थिति होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। और दूसरी बात, योगी जी या मोदी जी को लेकर के अगर कहा जाए कि इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है धर्मांतरण की बात करना। आप देखिए मतलब जो इंडिपेंडेंस डे पर लाल किला से देश के अचीवमेंट्स बताए जाते हैं, लेकिन मोदी जी ने क्या किया, वहां से भी भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं, देश में धर्मांतरण हो रहा है। अरे भैया, शाह जी ने ट्वीट डिलीट कर दिया, पता चला कि 10% जो है मुसलमान क्या किसका संख्या जो बढ़ गई उनकी सरकार आने के बाद। पता ना, मैं भूल रहा हूं क्या चीज का उन्होंने डेटा दिया था ट्विटर पर। तो आपकी सरकार रहते हुए धर्मांतरण हो रहा है। आप 2014 से सरकार में हैं, 2017 से योगी जी सरकार में हैं, लगातार धर्मांतरण हो रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? या तो आप धर्मांतरण करवा रहे हैं ताकि उसका इस्तेमाल चुनाव में करेंगे हिंदू मुस्लिम कराने में, या तो आपकी सरकार की नाकामी है। अब छांगुर बाबा की बात जहां तक है, छांगुर बाबा का आश्रम गोरखपुर से कितना दूर है? वो जो उसका आश्रम था मुझे लगता है 150-200 किलोमीटर दूर है। मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद के बगल में बैठ करके छांगुर बाबा धर्मांतरण करा रहा था। भाई 2017 से तो सत्ता में है ना, लगभग 8 साल हो गए, 9 साल सत्ता में है। छांगुर बाबा 9 साल से धर्मांतरण करा रहा था। पता चला ये लाइव की रिपोर्ट में कहीं देख रहा था, ये योगी सरकार के लोग मिले हुए थे उस छांगुर बाबा से। जब मामला मीडिया की सुर्खियों में पहुंचा तब जाके छांगुर बाबा पे कार्रवाई हुई और कह रहे विदेश लड़कियां भेजी जा रही हैं। भाई एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, ASTU, फेमा और तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, इनके रहते छांगुर बाबा विदेश लड़कियां भेज रहा था, विदेश से पैसे मंगवा रहा था और उसके बाद जो है इसको स्पीचेज में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नकारापन इनकी सरकारों का है प्रदीप जी। बट दैट itself, that's जो आपने ट्रैफिकिंग वगैरह की जो बात करी, दैट इज गोइंग ऑन इवन इन मुंबई, एज निजामुद्दीन साहब वुड बी वेरी वेल अवेयर, दैट इज गोइंग ऑन एवरीवेयर एंड दैट आई थिंक नीड्स टू बी कर्ब्ड। सीधी बात है कि देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गैंग्स ऑपरेटिंग ऑल ओवर द प्लेस एंड दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद रिलीजन। उसमें कोई हिंदू या मुस्लिम का सवाल नहीं है, उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं सर, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। लाइसेंस दिया है ऑफिशियल जी भेजने के लिए। भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उन्होंने उसका सबको लाइसेंस इशू किया है। लेकिन सर वो ठीक है सर, लेकिन उस पे एक अलग डिस्कशन करेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के, व्हिच इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम बाय द वे सर। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली यूपी में, स्पेशली महाराष्ट्र में, स्पेशली अपना हैदराबाद वगैरह में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो, एंड इवन इन केरला। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप इन्वॉल्व हैं हलाल सर्टिफिकेशन में, निजामुद्दीन रहीम साहब, सर आप मुझे ये बताइए कि हलाल सर्टिफिकेशन वास्तविकता में है क्या? इसके बारे में आप ज्यादा प्रचार क्यों नहीं करते? हम तो करेंगे ये सर, हमको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर करना चाहिए। जितनी प्रमुख कंपनियां, सुने ना सर, प्रचार ऑटोमेटिक है। ये देश की जितनी प्रमुख कंपनियां, चाहे टाटा की कंपनियां हो, चाहे रिलायंस की कंपनियां हो, चाहे आईटीसी, इवन आईटीसी, सारी की सारी कंपनियां जो गल्फ से, खास करके गल्फ से, हालांकि यूरोपीय देशों में अभी उन्होंने कर दिया, क्योंकि मलेशिया के साथ जिसका कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने, उनके मुफ्तियान ने एक लेटर भारत सरकार को लिखा कि हमको वो प्रोडक्ट चाहिए जो हलाल हो। अब हलाल से मुराद ये है कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम की जो जानकारी है वो हलाल समझते हैं कि वो झटका मटन और काटा हुआ मटन यही हलाल हराम होता है, जबकि ये है ही नहीं है सर। अभी बिस्किट कैसे हलाल होगा, दाल कैसे हलाल होगी, आप जो है ये जो दवाइयां कैसे हलाल होगी? तो उसमें उनका एक क्राइटेरिया है कि हमारे यहाँ उन्होंने अपने धर्म गुरुओं के जो मुफ्तियों का पैनल है, उनका अपना इंजीनियर जाता है वो देखने के लिए कि इसमें सुअर की चर्बी मिलाई गई है क्या,
इसके अंदर ऐसा कोई केमिकल जिसके खाने से इस्लाम धर्म को तकलीफ है, या ऐसा कोई केमिकल जो इंसानियत के लिए तकलीफ दे है? तो इस तरह की तमाम पूरे पैनल्स हैं और वो पैनल उसको सर्टिफाई करता है। उसके बाद अच्छा उसका कोई उसे फायदा कैसे होगा? रिलायंस जो पैसा मंगाता है वो भारत सरकार की देखरेख में मंगाता है, वो तो अलग से किसी को कोई पैसा नहीं देता ना सर, क्योंकि जितना चीज आप एक्सपोर्ट करते हैं वो उस एक्सपोर्ट के थ्रू जो पैसा आता है या देते हैं वो बैंकों के थ्रू आता है और वो रिजर्व बैंक के दायरे में आता है। 1 रुपया डायरेक्ट किसी बैंकिंग नहीं होती। तो ये बिल्कुल बहुत बड़े फ्रॉड हैं जो इस तरह की पिछली बार, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बार बार ये बात सामने आ रही है कि जो हलाल सर्टिफिकेशन एजेंसी है ये योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा है, मैं किसी और को कोट नहीं कर रहा हूं, उनको कोट कर रहा हूं। लास्ट टाइम प्रदीप जी ने भी कोट किया था, उन्होंने खुद कहा है कि ये पैसा जो है धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल हो रहा है और आतंकवाद के लिए हो रहा है। होगा अभी जिस छांगुर बाबा की ये बात कर रहे हैं, मैं उस पर बात करता हूं। हलाल सर्टिफिकेशन से छांगुर बाबा का क्या संबंध है? करेक्ट। उसने हिंदुस्तान के बाहर कोई 1 पैसे का सामान भेजा है क्या? ये सारा का सारा हमारे हिंदू व्यापारी भेज रहे हैं। तो सर कोर्ट क्यों नहीं लेके जाते? सर कोर्ट क्यों नहीं जाते? सर देखिए, मैं आपको रियल बोलता हूं कि सीरियस कोई योगी को लेता नहीं। आज देश का कोई इंडस्ट्रीज उसके जिस दिन बंद कर, अभी सिंह साहब ने बड़ी अच्छी बात की, अशोक जी ने, बंद कर दीजिए ना, आप में दम है बंद कर दीजिए। कटोरा लेके दुनिया सर पूरा ट्रेड बंद हो जाएगा। बंद कर देना, किसको फर्क पड़ता है? सर ये देखिए, ये मुसलमानों को का इशू बनाना चाहते हैं, वो मुसलमानों का विषय ही नहीं है। सर यहाँ पे मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा कि इसकी जानकारी सारे देशवासियों को होनी चाहिए कि ये हलाल सर्टिफिकेशन असल में है क्या। लोगों को यही समझ में आता है कि ये सिर्फ मुसलमानों का विषय है, इन लोगों को ये मालूम नहीं है कि 95% नेता हैं। जी बोलिए। बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, अगर आप भी जानते होंगे, जफर सरेशवाला। जी जी जी, जो नरेंद्र मोदी की गलबहियां डाल के टहलते थे और बहुत दिनों तक अभी भी टहल रहे हैं। आज वो जो है फॉरेन में गए हैं स्टेटमेंट देने। उनका स्टेटमेंट, उनके वीडियोस चाहिए, इनको देख लें योगी जी तो उनको समझ आ जाएगी, क्योंकि वो तो मोदी जी के आदमी हैं। उन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन पे आधा घंटा का वीडियो भेजा है सबको। अभी हमारे जो लोग हैं वो बिल्कुल सिंपल लोग हैं। ये जो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों काम कर रहे हैं उसके साथ, क्योंकि जरूरी नहीं कि 100% इंजीनियर जो है वो सिर्फ मुसलमान बच्चा आया हो। वहां जो लोग काम करते हैं 99.9% कंपनियां। अच्छा, मीट भी जो जा रहा है, अब मीट की जिन 10 कंपनियों का ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया में है, उनमें से 8 तो पंडितों जी की है जी। संगीत सोम जी से लेके सबरवाल से लेके जितने हैं यही भेजते हैं। ये यहाँ मुंबई में अशोक यादव जी, the greatest threat to PDA is from मायावती जी। मायावती जी उन्होंने खुले आम योगी जी का तारीफ करते हुए कहा कि यू शुड लर्न पॉलिटिकल हॉनेस्टी फ्रॉम योगी आदित्यनाथ जी। मायावती जी ने कहा कि पॉलिटिकल हॉनेस्टी और इंटीग्रिटी में योगी आदित्यनाथ जी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, एंड आई ट्रस्ट हिम। तो क्या मायावती जी इज गोइंग टू अपसेट योर पीडीए फॉर्मूला? अखिलेश यादव जी का जो पीडीए सक्सेसफुल फॉर्मूला है, क्या मायावती कैन शेक द एप्पल कार्ट? अशोक यादव जी। नहीं, देखिए, मायावती जी का 9 अक्टूबर को जो रैली थी लखनऊ में, वो रैली के लिए बस मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, ऑल दीज मैनेजमेंट्स आर मेड बाय योगी गवर्नमेंट। तो अब सारे मैनेजमेंट जब सरकार के द्वारा किया जाएगा तो कुछ न कुछ तो ओब्लाइज फील करेंगी बहन जी, और उसी ओब्लाइज फील करने में उन्होंने योगी जी को थैंक यू बोल दिया। मायावती जी को, चूंकि वो भी विपक्ष में हैं, एक बार तो सवाल पूछना बनता था कि क्राइम अगेंस्ट दलित उत्तर प्रदेश में नंबर 1 कैसे हो गया? मुख्यमंत्री जी की आपकी सरकार क्या कर रही है? कम से कम ऐसे झूठे ही पूछ लेती, लेकिन नहीं पूछा उन्होंने। और देखिए, शतरंज में जो हाथी का मोहरा होता है, ये राजा के साथ चलता है और राजा की सुरक्षा में चलता है। तो इसी तरह से हाथी जो है, बसपा का हाथी, ये राजा की सुरक्षा में भाजपा इसको चल रही है। राजा मतलब योगी, एक राजा मोदी। तो इससे पीडीए के लोगों को पता है कि मायावती जी का, बहन जी का मतलब उनके जो हाथी है बसपा का, उस हाथी का महावत कौन है? ये हाथी का महावत इसमें बहन जी नहीं है, इस हाथी का महावत बीजेपी है। बीच में आकाश आनंद ने महावत बनने की कोशिश की तो उनका पर कतर को उनको हटा दिया गया। तो पीडीए समाज ये जान चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ पीडीए के वोटों में सेंधमारी करने के लिए और भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए बहन जी का जो इस्तेमाल भाजपा कर रही है, हाथी का इस्तेमाल कर रही है शतरंज के मोहरे के रूप में। इसलिए पीडीए ने 2024 लोकसभा चुनाव में भी नहीं बटा, कंसोलिडेट रहा। इसी तरह विधानसभा चुनाव में भी कंसोलिडेट रहेगा।
इसमें हमें कोई थ्रेट्स नहीं बहन जी से। Right, thank you so much, gentlemen. It's been a great pleasure talking to the both of you. Very sadly, Shailesh Pandey ji of the BJP could not come with us. Ashok Yadav ji, thank you very much. Nizamuddin Rain साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. As usual, great pleasure. As usual, always talking to you. Thank you very much. निजामुद्दीन जी का प्रोफाइल एकदम दिलीप कुमार जैसी ही है, एकदम ऐसे लग रहा है दिलीप कुमार को देख रहे हैं हम। Wonderful. लोग बजाज सर को हम लोग इसीलिए कुंवर कहते हैं ना, कुंवर इसलिए कहते हैं, उनसे हम लोग सीखना पड़ता है। हमको हर दिन चेक करना पड़ता है कि सर आज क्या नया कर रहे हैं। Thank you very much, क्योंकि sir. ड्रेसिंग के मामले में मेरा ख्याल है हिंदुस्तान के जर्नलिस्टों में अगर फर्स्ट नंबर है तो कुंवर साहब का ही। क्या बात। हमने सबको देखा है, उदयन शर्मा से लेके सारे बड़े बड़े, लेकिन जो सर का है और वो नेचुरल है, उसमें उनका कुछ ऐसा नहीं कि कुछ दिखावा करने के लिए करते। उदयन जी जब चले गए सर, उदयन तो चले गए, बहुत पहले चले गए, Yes, sir. बहुत Yes, जल्दी sir. चले गए, बहुत जल्दी चले गए. Thank you very much, sir. Thank you, Nizam sir. Okay, sir. नमस्कार. Well, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी is now focusing on maritime power of India. I hope something good happens over there. And of course, he's provided great funds for the Navy. And as usual, again, the Pakistanis were shown to be the bloody liars that they are. They are utter liars and fakes. There's the same Shivangi Singh who was supposed to have been shot down in a Rafale and supposed to have been captured by the Pakistanis, who flew President Draupadi Murmu today. Amazing, isn't it? You highlighted it very well. And the second thing, what I liked was when you talked to the blue ocean economy that he proposed to revive. And India's traditionally a very attachment to the blue economy. India has been a blue water power. India has been an ocean power. Let's be very clear. India was very powerful at the time of the Cholas. That's the time when the actual expansion took place, which is the reason why the culture of Southeast Asia matches that of India. वहीं पर थाईलैंड में आपको अयोध्या भी मिल जाएगी, मलेशिया के अंदर आपको बैंक नोट के ऊपर लक्ष्मी जी की तस्वीर भी मिल जाएगी. आप आगे जाएंगे, कोरिया तक जाएंगे. द कोरियंस, साउथ कोरिया जो है आज की तारीख में, कोरिया जो है, दे से दे आर रिलेटिव्स ऑफ सीता माँ. सीता जी के रिलेटिव हैं वो तो ये ऐसा बोलते हैं सर. तो मेरा ये कहना है, और जहाँ तक के जापान का सवाल है, जापान में देयर आर सो मेनी डेटीज इन जापान विच आर एग्जैक्टली सिमिलर टू हिंदू डेटीज. द सेम थिंग. सो इज द केस विद चाइना. हमारे यहाँ पे जिसको हम हनुमान जी बोलते हैं, वहाँ पर उनको वुकोंग बोलते हैं, द डिवाइन मंकी. द सेम थिंग. एंड सो इज द केस विद चाइना, सो इज द केस विद जापान. जापान में भी एक बिल्कुल गॉडेस है, हूबहू माँ सरस्वती का रूप है वो. तो मतलब, and there are so many other things. Used to always say about Indonesia and Ganesh ji on their. That's right. And as far as Indonesia is concerned, Indonesia उनकी तो नाम देख लीजिए ना सर. मेघावती सुकार्नो पुत्री, ये नाम है उनका. सुकार्नो की बेटी जो है वो भी बनी बाद में प्रेसिडेंट इंडोनेशिया की. मेघावती सुकार्नो पुत्री, ये नाम है उनका. तो मेरा ये कहना है कि as far as this is what I have a bone to pick, especially with our Muslims over here, कि आपको जरूरी है कि आपको फारसी और अरबी नाम आपको रखना है. आप संस्कृत नाम रखिए. And your religion is a different thing. जैसे for example केरल में होता है सर, somebody called Keshav and he's a Muslim or a Christian. I mean, so what? That's all that I'm saying. In any event, you should be very proud of your culture, like most of the people in Southeast Asia are. And most of this spread at the time when the Cholas were in power in the south, and they ruled for about 900 years, 600 or 700 years, and the naval power was such that they could go to all the ports in China and everywhere else. It was fantastic. आज भी देख लीजिए सर, the largest temple complex in the world is Angkor Wat. It's a Hindu temple complex. So that's in Cambodia. तो मेरा ये कहना है कि you should bring back all that glory in a modern context, not in the old context, in a modern context. तो जो सबसे पहले मोदी जी ने शुरू किया था, लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी उनकी, आई थिंक वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. द लुक ईस्ट पॉलिसी. और दूसरी बात क्या है, आपने देखा होगा आसियान की जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मोदी जी एड्रेस्ड एवरीबडी थ्रू वीडियो लिंक, सैटेलाइट लिंक. और हर एक कोई मोदी जी की गैर हाजिरी में मोदी जी को थैंक यू बोल रहा है और मोदी जी की तारीफ कर रहा है in front of Mr. Trump. So naturally Mr. Trump also had to say what a wonderful man, etc., etc. And he also said that very soon we'll have a deal with India. I hope the deal comes through soon. और यहाँ पर I am reasonably certain what's going to happen. प्रदीप जी, मैं एक prediction दे रहा हूँ आपको, क्या होने वाला है.
जैसे ही इंडिया और अमेरिका की डील होगी ना, कांग्रेस सबसे पहले बोलेगी देखो 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 डर गया, रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया। अरे भाई, रशिया से ऑयल लेना अभी क्या है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है ओनली $1 पर बैरल। जैसे ही वो $1 पर बैरल नीचे आएगा, और जो आने वाला है विंटर मंथ्स में वो नीचे ही आएगा, इट विल कम डाउन टू 50 cents. It will be far easier to buy more oil from Saudi Arabia than from Russia. It all depends. It is plain and simple economics. आखिर में आपको रशिया से ऑयल लेना धीरे धीरे कम करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट विल नो लॉन्गर बी डिस्काउंटेड ऑयल। अभी क्या है, आपको बहुत फायदा हो रहा है, because we are taking 1.8 million barrels a day. That means you are making a profit of 1.8 or rather you are saving $1.8 million a day. जैसे ही वो अमाउंट कम हो जाएगा, then it doesn't make sense. Why should we buy Russian oil? Or why should we buy oil from anywhere which is more expensive? It's as simple as that. And then the Americans have come out with this very strange thing that anything which comes through a pipeline is exempt from sanctions. Anything that is brought by sea will have sanctions. ये क्या है? मतलब ये तो मुझे ऐसा लगता है कोई हमारा हिंदुस्तान से कोई ब्यूरोक्रेट गया है वहाँ पे ऐसी कोई वो लगाने के लिए कि जो एक सिगरेट है वो अगर इतने इंच की है तो उसके ऊपर इतनी एक्साइज लगेगी, उससे ज़्यादा होगी तो इतनी लगेगी। मतलब अजीबोगरीब मसला है तो, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। इन एनी इवेंट दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो। आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप प्लीज़ देखते रहें नेशन नाउ, और अगर आपने अभी तक नेशन नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। The fastest growing channel of the nation, Nation Now. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. और प्रदीप जी और मेरी तरफ से, पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद। Jai.